नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी टीचर्स विद सोनम में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी 6 to 12 मास्टर इंडियन पॉलिटी का सीरीज 9 के चैप्टर 3 और 4 का अध्ययन करेंगे, जो आगामी यूपीएससी स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन और साथ ही एसएससी और विभिन्न सारे एग्जामों के लिए फैक्ट्स की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि हमारा एक एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है, जो प्रतिदिन रात में 8 बजे हमारे ऑफिशियल चैनल पे एक दिन के गैप पे हमारे ऑफिशियल चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पे अपलोड होता है। तो कृपया कर हमारे इस सीरीज को भी देखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज अध्याय 3, जिसमें चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वाले का चुनाव कर सकते हैं, या फिर सरकार और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। इसलिए भी चुनाव की जरूरत होती है। तो चुनाव का लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या होता है? लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी अपनी बात को शुरू करेंगे। तो सबसे पहला शर्त है, हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल होना चाहिए। यानी कि वो बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा इन द सेंस चाहे वो पावर में, प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह का बड़ा हो, या फिर एक गरीब तबके का इंसान, सभी का वोट इक्वल होना चाहिए। दूसरा है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की आजादी हो और वे मतदाता के लिए विकल्प पेश करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर स्टेट लेवल पे भी चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट करती है। वो अपने प्रतिनिधियों को भेजती है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग प्रतिनिधि को चुनावी मैदान में उतारती है। तीसरा है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो ये थे चुनाव के 5 आधार। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता अच्छी चीज है? तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो या सेंट्रल लेवल पे, बहुत सारी पार्टियां भाग लेती है। हमारे देश में कुछ जो सेंट्रल लेवल पे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए एक मुफ्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी का भी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक पार्टी को इलेक्ट करके भेजते हैं, धीरे 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 अगर अगर मान लो कि वो अच्छा काम कर रही है तो अच्छी बात है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि लोकतंत्र में अगर बहुत अधिक वर्षों तक एक ही पार्टियां चुनाव जीत करके आती हैं, तो वो डोमिनेटिंग हो जाती हैं, या फिर वो अपने मनमाने आचरण पे उतर आती है। इसलिए भी राजनीतिक द्वंद्विता का होना आवश्यक होता है। चुनाव का उद्देश्य देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक राज्य की उसकी विधानसभा सीटों के हिसाब से बांटा गया है और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को और जो विधानसभा से निर्वाचित होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का भी यही तरीका अपनाया जाता है और फिर प्रत्येक प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है और कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र सांसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम कहते हैं कि लोकसभा ने हरियाणा की 60 सीटें जीती तो इसका मतलब है विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों पर लड़ सकता है। लोकसभा में अभी कुल 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं और ये डाटा 2019 तक की है। वहीं कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण निकाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है मतदाता सूची। तो आइए हम जानते हैं मतदाता सूची कैसे बनता है। लोकसभा में मतदान के योग्य रखने वाले की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है और इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और अंग्रेजी में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। तो आइए मतदाता सूची में कौन शामिल होंगे। तो हमारे देश के 18 वर्ष या उसके ऊपर के सभी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है और नागरिक की जाति, धर्म, लिंग, दिमागी असंतुलन वाले असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खासी स्थितियों में होता है। 5 वर्ष में मतदाता सूची को पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल दे। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करती है जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है और पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में भी जमा करनी होती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवार से एक घोषणा पत्र भरवाने की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। इसमें एनसीईआरटी में हर एक छोटी बड़ी बातें बतलाई गई हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए भी है और साथ ही इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग भी इसको पढ़ते हैं। तो जनरली ये
12 से नीचे वाले स्टैंडर्ड के लिए, 9th क्लास के लिए ये डिजाइन किया गया है। तो ये सारी चीजें उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामले में सारे विवरण देने होते हैं और उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आरोप के मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता भी देनी होती है। चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच में आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार करने के लिए दिया जाता है। और चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टी लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दे पर केंद्रित करना चाहती है और वे लोगों को इन मुद्दे पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और पार्टी ने वादा किया था कि सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। और 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। और पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिकों की आजादी को बहाल करने का वादा भी किया था। वहीं 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, जैसे मतदान का प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा खर्च करना। अगर वे इनमें से किसी भी एक मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां ने चुनाव प्रचार को आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवार और पार्टी को यही सब करने की मनाही होती है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद और तमाम कानून के बावजूद भी क्या आप सभी जानते हैं कि आज चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वहां पे मिनिमम 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए में तो कुछ होता नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करने से मनाही होता है। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करने की मनाही होता है। और चुनाव घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण होता है मतदाताओं का वोट देना। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? चुनाव में बड़ी गड़बड़ी और धांधली के बारे में हम सभी पर आए दिन अखबारों में पढ़ते भी रहते हैं और ये टीवी और समाचार पत्रों पे भी एक चर्चित मुद्दा होता है। आरोप लगाए जाते हैं और अधिकांश अखबारों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये सारे मुद्दे बहुत तेजी से उठे थे। शासक दलों द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों की दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च करने की और मतदाता के दिन चुनाव धांधली, मतदाताओं को डराने, फर्जी मतदान करने की भी। स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। इससे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना असंभव है।
दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय भी लेते हैं। साथ ही आजाद आदर्श आचार संहिता लागू करवाना, उनका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देना भी मुख्य चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकती है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती हैं। चुनावी नतीजे को स्वीकार करना, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी ही हैं। ये बहुत साल पहले का आंकड़ा है। अभी रिसेंट में तो हम सभी जान रहे हैं कि चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, ऑलमोस्ट हमारे रूलिंग पार्टी बीजेपी ही है। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में वर्तमान में संसद और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाला उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। कुछ एक अपवाद को छोड़कर तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुछ चुनौतियां भी हैं। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत हो जाएंगे, यह कहना मुश्किल है कि उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनावी मैदान में बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। और अलग-अलग पार्टी में कुछ एक परिवार का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा लेते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों पार्टी की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। तो ये हैं चुनाव की कुछ चुनौतियां, जिन्हें हम मेंस में पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। और बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कुछ मुख्य पॉइंट थे। साथ ही चुनाव धांधली, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी या हेरफेर। इसमें कुछ ही लोग द्वारा काफी सारे वोट डालना या एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग लोगों के नाम पे वोट डालना और मतदाता अधिकारियों को डरा धमकाकर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाने जैसी बातें भी शामिल होती हैं। हालांकि अभी ईवीएम के तहत फेक वोटिंग का केस बहुत ही कम हो गया है। निर्वाचन क्षेत्र, एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता, चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून एवं दिशा निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है।